हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बारे में। जिसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस की जो पहली बुक है विश्व राजनीति की, उसके जो शुरू के 3 चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम उस बुक को थोड़ा सा विराम देते हैं, उस बुक को थोड़ा सा रोकते हैं, और जो दूसरी बुक है भारत वाली बुक है उसको हम लोग चालू करते हैं। उसके भी कुछ चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों ने विश्व राजनीति के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वो चैप्टर्स चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उनकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, भारत की राजनीति का राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां, तो उससे हम लोग चालू करते हैं। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जहां तक हम लोगों ने विश्व वाली बुक में पढ़ा था, उस हम लोगों ने विश्व राजनीति के बारे में जाना था। 1945 में हमारा शीत युद्ध प्रारंभ होता है और वो 1990-91 में जाके खत्म होता है। और जो हमारी जो भारत वाली किताब है, इसमें भी जो घटनाक्रम है वो 1945 से प्रारंभ होगा, यानी 1947 से प्रारंभ होगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश के समक्ष ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां थी जिनको हमारे देश के द्वारा दूर किया गया और देश को आगे बढ़ाया गया। तो उन सभी चुनौतियों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, राष्ट्र निर्माण के समक्ष जो हमारी चुनौतियां हैं, उनमें से 3 मेन चुनौतियों के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों के साथ बात की गई है। उसके अलावा भी कई सारी और चुनौतियों के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो पहले उन 3 चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारी जो पहली चुनौती थी वो थी रियासतों का एकीकरण। रियासतों का एकीकरण। कौन सी चुनौती थी? पहली थी रियासतों का एकीकरण। दूसरी चुनौती के बारे में बात की जाए तो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करना। लोकतंत्र को कायम करना, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा समझते हैं। तीसरी चुनौती थी नियोजित विकास करना। नियोजित विकास करना या विकास को अपनाना। ठीक है, तो ये हमारी 3 समस्याएं थी। पहली समस्या थी रियासतों का एकीकरण करना। हम लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज हम लोगों को छोड़ के गए थे तो हमारे भारत में 565 रियासतें थी। 565 रियासतों का मतलब है कि 565 अलग अलग प्रांत थे, यानी अलग अलग जगह थी। उन 565 जगहों का अलग अलग झंडा था। उनमें अलग अलग कर प्रणाली चलती थी, कहीं पर किस प्रकार से कर चलती थी, किसी पर कहीं प्रकार से। पर जब तक अंग्रेज थे तो उन्होंने सभी व्यवस्था को अपने अंदर रख रखा था। यानी कि अगर अंग्रेज ये कहते कि भाई भारत कोई लोकतंत्र नहीं बनेगा, भारत की जितनी भी रियासतें हैं हम उन्हें खुला छोड़ते हैं, वो सब स्वतंत्र हो सकते हैं, तो ये सब प्रणाली हो सकती थी। जितनी भी 565 रियासतें हैं उन सभी का अलग झंडा होता, सभी के अलग विदेशी संबंध होते। ठीक है, उसके अलावा सभी के अलग अलग कर प्रणाली, अर्थव्यवस्था सभी की अलग अलग होती, जो कि पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गए तो उन्होंने भारत के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे। जो लास्ट में आई थी माउंटबेटन योजना, जो भारत के आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके द्वारा माउंटबेटन योजना लाई गई थी, जिसके अनुसार ये कहा गया कि भाई भारत की जो रियासतें हैं वो उनके पास 3 चीजें हैं। पहला कि भाई भारत यानी कि हिंदुस्तान के संग वे रियासतें मिल जाएं, दूसरा है वे पाकिस्तान के संग मिल जाएं, और तीसरा है कि वे स्वतंत्र रहें। अब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो उसी योजना के तहत किया गया था। हम लोग जानते हैं 1907 में बंगाल विभाजन की जो घटना है वो हुई थी, और तभी मुस्लिम लीग का गठन भी किया गया था। जो हमारे मुस्लिम लीग के उस समय के जो अध्यक्ष थे 1947 के समय, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि प्रारंभ में मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे और न ही वे अलग देश के विभाजन के हकदार थे। परंतु बाद में 1947 के समय उन्होंने ये मांग रखी कि भाई हमें देश को विभाजित करना है, हमें भारत को, जो वर्तमान उस समय का भारत था तत्कालिक, उसे 2 भागों में विभाजित करना है, भारत और पाकिस्तान। और ये जो विभाजन है ये धर्म के आधार पर होगा। देखिए, भारत में ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारा भारत था उस समय का। देखें, अगर हम इसे ये हमारा उस समय का भारत था, तो ऐसा नहीं है कि भाई भारत में इस स्थान पर जो अभी पाकिस्तान बना दिया गया है, इस स्थान पर ही मुस्लिम जनता रहती थी, ऐसा नहीं था। और ऐसा नहीं, और ये भी नहीं था कि भाई इस स्थान पर ही हमारी मुसलमान जनता रहती, ये भी नहीं था। मुस्लिम यहाँ भी रहा करते थे, 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 यहाँ भी रहते थे, यहाँ भी रहते थे। यानी कि जो हमारा
कह सकते हैं कि भाई धर्म के आधार पर विभाजन था वो एक तरीके से अनैतिक था, क्योंकि ऐसा कोई धार्मिक विभाजन नहीं था। परंतु क्या कर सकते हैं, 14 अगस्त को भारत का धार्मिक विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये विभाजन करवाया। उस समय भारत के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, जो भारत की अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो थे। उसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई पाकिस्तान की जो उस समय के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, या बोल सकते हैं अंतरिम प्रधानमंत्री थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सिद्धांत दिया था जिसे द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है कि हमें दो राष्ट्र चाहिए। दो राष्ट्र किस आधार पर हमें दो राष्ट्र चाहिए? हमें दो राष्ट्र चाहिए धर्म के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन ही द्विराष्ट्र सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। अब उसे मोहम्मद अली जिन्ना का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ही उस समय के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हमने इन समस्याओं के बारे में चर्चा कर लिया कि भाई रियासतों का एकीकरण 565 रियासतें थी। इतनी सारी रियासतों को एक करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि सभी रियासतें चाहती थी भाई हम तो अलग रहें, हम अपना काम अपने हिसाब से देखें, अपनी जनता को हम हमारे हिसाब से ट्रीट करें। परंतु पटेल जी के बहुत ही साहस, उनकी सूझबूझ के द्वारा भारत में एकीकरण किया गया। कुछ रियासतें थीं जो एकीकरण के अंतर्गत नहीं आई, परंतु उन्हें भी बाद में किसी भी प्रकार से पटेल जी ने भारत में शामिल किया, जिनमें हैदराबाद थी, जूनागढ़ था, कश्मीर था, मणिपुर था। इस तरीके की जो रियासतें थीं उन्हें भारत में या तो बलपूर्वक या फिर सूझबूझ से किसी भी प्रकार से उन्हें भारत में मिलाया गया। तो ये थी हमारी पहली समस्या। दूसरी समस्या के बारे में बात की जाए तो दूसरी समस्या थी लोकतंत्र को कायम करना। देखिए भारत की आज़ादी से पहले ही जो भारत के उस समय के नेता थे, कांग्रेस के जो नेता थे, उनके मध्य में एक ये आपसी सहमति बन चुकी थी कि भाई भारत अगर स्वतंत्र होता है तो हम भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब यानी कि जनता के द्वारा ही अपने प्रतिनिधि को चुना जाएगा और वो आगे शासन करेंगे। तो ये व्यवस्था रखने का प्रस्ताव किया गया था कांग्रेस के द्वारा, और भारत की आज़ादी के बाद इस व्यवस्था को लागू करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब वो चुनौती किस प्रकार थी वो समझते हैं। तो भाई भारत में उस समय मात्र 15% जो लोग थे वो ही पढ़े लिखे थे। 15% लोग जो पढ़े लिखे थे वो बहुत ही कुलीन वर्ग के थे, यानी कि वो आम जनता से रिलेटेड नहीं थे। बाकी की जो 85% जनता थी वो अनपढ़ थी। उनको ये भी नहीं पता था कि चुनाव का मतलब क्या होता है, क्योंकि उससे पहले भारत में कभी कभार ही चुनाव हुए थे। तो 85% जनता को चुनाव का अर्थ भी नहीं पता था, किस प्रकार से वोटिंग होती है, किस प्रकार से बैलेट पेपर को भरा जाता है, किस प्रकार से बाकी की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं। देखिए लोकतंत्र को लागू करना एक बड़ी समस्या थी ही। लोगों को चुनावों के बारे में नहीं पता था, किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को आइडिया ही नहीं था कि भाई चुनाव होते क्या हैं, हम इन लोगों को चुन क्यों रहे हैं। क्योंकि देखिए आम जनता जो थी वो गाँवों में रहा करती थी उस समय भी, और अभी भी वर्तमान में भी। उस जनता को ये इससे किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं था कि भाई हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा है, हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं या भारतीय शासन कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें अपने अधिकार थे, या कह सकते हैं कि अपनी जो रोजी रोटी थी वो चलानी थी, इसलिए उन्हें उससे कोई फर्क नहीं था कि भाई ऊपर अंग्रेज बैठे हुए हैं या भारतीय बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए लोकतंत्र को लागू करना एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोकतंत्र उस समय की जो रूपरेखा के माध्यम से अगर हम लोग समझें तो उस समय कई सारे देश स्वतंत्र हो रहे थे। उन सभी देशों में से कुछ देशों ने जब लोकतंत्र को अपनाया तो लोकतंत्र वहाँ पर इतनी बुरी हालत में असफल रहा कि जनता की भाई लोग कहने लगे कि भाई लोकतंत्र नहीं चल सकता है नव स्वतंत्र देशों में। क्योंकि लोकतंत्र एक तरीके से कहा जाए तो एक महंगी प्रणाली है जो कि विश्व के बड़े बड़े जो धनी देश हैं उनके अपनाने की चीज़ है। यानी कह सकते हैं कि जैसे कि कोई बड़ा आदमी है तो भाई वो रोल्स रॉयल्स या ऑडी की कार उसके पास होगी तो ये वो अपना सकता है क्योंकि वो धनी है। तो ऐसे ही कहा जाता था कि भाई लोकतंत्र एक धनी प्रणाली है, जो धनी जो देश हैं, जो अमीर देश हैं वो ही अपना सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में देखिए खर्चा भी बहुत आता है, आपको चुनाव कराने होते हैं, फिर चुनावों की चुनाव कराने होते हैं, वोटिंग पड़ती है। ठीक है, उसके बाद वो वोट गिने जाते हैं, वोट गिनने के बाद में चुना जाता है और उनकी सैलरी वगैरह सभी काम होते हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्र को अपनाना उस समय बहुत बड़ी समस्या थी। तीसरी चीज़ है नियोजित विकास को अपनाना। हम लोग जानते हैं भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत एकदम सोना, मतलब कह सकते हैं उस समय ये कहावत चलती थी कि भारत के पास एक ऐसा चुंबक है कि विश्व की सारी चांदी इकट्ठा होकर भारत में आ जाती है। क्योंकि भारत के जो मसाले थे, भारत का जो कपड़ा था वो इतना फेमस था विदेश में कि उसकी कीमत कोई भी कीमत हो उसकी लोग देने को तैयार होते थे। तो उस समय पर जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो वो भारत को ऐसी हालत में छोड़कर गए थे
तो देखिए भाई, नियोजित विकास को लागू करना एक बहुत बड़ी चैलेंज था, क्योंकि अंग्रेज भारत को जब छोड़कर गए थे तो एकदम चरमरा गई थी भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत को एकदम निचोड़ कर लेके गए थे भारत से। और भारत में जो जितने भी कुटीर उद्योग थे, जितने भी छोटे मोटे उद्योग थे, उन सभी को नष्ट कर दिया था। कपड़ा उद्योग है भारत का, और जो छोटी छोटी मिलें लगती थी, यानी कि घरों में जो कुटीर उद्योग थे, उन्हें नष्ट कर दिया था। तो उन्हें अगर जीवित किया जाता तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती थी। और कृषि पर उस समय बहुत ज़्यादा निर्भरता थी, जिसके चलते भारत में उद्योगों का विकास करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नियोजित विकास को करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत में आर्थिक असमानताओं को घटाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये तो मुख्य चुनौतियां हैं जो उस समय थी। इसके अलावा एक तात्कालिक चुनौती और बोल सकते हैं कि जो उस समय उपजी थी या उस समय उत्पन्न हुई थी, उसमें से जो पहली चुनौती थी, तो देखिए हम लोगों ने देखा कि भाई 3 समस्याएं उस समय भारत के सामने थी। पहला तो देशी रियासतों का एकीकरण करना, दूसरा था कि लोकतंत्र को कायम करना, और तीसरा था नियोजित विकास करना। उस समय चौथी समस्या और जन्मी थी, उस चौथी समस्या एक और पनपी थी, उसे हम लोगों ने नाम दिया है विभाजन की समस्याएं। यानी कि एक समस्या नहीं थी विभाजन, ये बहुत सारी समस्याएं थी। आप लोगों को पता है होगा कि भाई जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए थे। विश्व में आज तक विश्व में ऐसी त्रासदी कभी भी नहीं हुई कि किसी एक ही देश के लोगों को अपने देश में हुए दंगों की वजह से अपने ही देश के किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा हो। ऐसी भयानक त्रासदी आज तक विश्व में कभी नहीं हुई थी। ऐसा हमारा देश में विभाजन हुआ, इतना दर्दनाक विभाजन हुआ कि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि विभाजन, अगर उस समय कोई व्यक्ति जीवित भी होता था, उसके पास कपड़ा है, रोटी है, मकान है, नहीं, अगर वो जीवित भी है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। महिलाओं को, स्त्रियों को पकड़ा, जबरन उनका अपहरण किया जाता था, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। तो इस तरह की घटनाएं हो रही थी वहाँ पर। जो घर के बड़े बुजुर्ग थे वो अपनी घर की महिलाओं को, अपने घर की बेटियों को जहर देकर खुद मार रहे थे कि लोग कि ये किसी गलत व्यक्ति के हाथों में ना पड़ जाएं ये, और जिससे हमारी इज्जत को आँच ना आए। तो इस वजह से मतलब अगर और ये ऐसी घटना नहीं है कि किसी की भारत में ही हो रही थी या पाकिस्तान में हो रही थी, दोनों ही स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। महिलाओं के संग बहुत अधिक ज्यादती की जा रही थी। महिलाओं को एक वस्तु समझा जा रहा था, उन्हें खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था। भारत की कोई महिला है, हिंदू महिला है, उसे पाकिस्तान में किसी व्यक्ति को बेच दिया गया। वो पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, वहां पर उसे कोई भी, वह हिंदू है, जन्म से हिंदू है, उसकी विवाह हो चुका है और वह तब भी हिंदू थी, अब उसे मुसलमान बनाया जा रहा है। यानी कि महिला को एक वस्तु की तरह ट्रीट किया गया और उसके संग बहुत ज़्यादा खराब बर्ताव किया गया। ठीक है, इस तरीके से विभाजन हुआ। और विभाजन के संग और भी कई समस्याएं आई। पहली समस्या जो विभाजन के संग पहली मानी जाती है वो है शरणार्थियों को बसाने की समस्या, या इसे हम लोग बोल सकते हैं बसाने की समस्या। कौन सी समस्या? बसाने की समस्या। बसाने की समस्या क्या है? बसाने की समस्या ये है भाई, जब भारत में भी लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भी लोग भारत में आ रहे थे। आपकी बुक में एक चित्र दिया हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे, पेज नंबर तो मुझे तक याद नहीं है, अगर आप उसे देखेंगे तो वहां पर आपको दिख रहा है साफ साफ भाई किस तरीके से लोग गाड़ियों पर चढ़ चढ़कर, गाड़ियों के ऊपर चढ़ चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। आपने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी और भी कई सारी पिक्चरों में आपने इस तरीके के सीन देखे होंगे। वहां पर क्या है कि जो मुसलमान है, वो जो पाकिस्तान में लोग हैं, वो पाकिस्तान के इलाकों में जाकर जहां पर हिंदू हैं उन्हें मार रहे हैं। यानी कि वो एक स्थान को चुन लेते हैं, वहां पर जाते हैं, जितने भी हिंदू हैं उन्हें मार देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान से और भारत कोई ट्रेन आ रही है तो पाकिस्तान के मुसलमान वहां पर चढ़ते थे और जितने भी ट्रेन में हिंदू होते थे उन्हें मार देते थे। और ट्रेन, ऐसी घटनाएं वहां पर रोज आम की बातें हो गई थी कि भाई ट्रेन आ रही है और लाशों से लदी हुई ट्रेन आ रही है। तो इस तरीके से बहुत दर्दनाक माहौल था। वहां पर भी कई शरणार्थी भारत में आए। शरणार्थी जो भारत में आए थे वो भारत में, अगर हम लोग बात करें तो भारत में दिल्ली है, पंजाब है, इन इलाकों में शरणार्थी आकर रुके थे। दिल्ली पंजाब के चित्रों में, क्योंकि लाहौर से जो ट्रेनें आती थी या उस समय मतलब पाकिस्तान के पंजाब से जो ट्रेनें आती थी वो भारत के पंजाब या दिल्ली तक जाती थी और वहां पर ही अधिकतर शरणार्थियों का स्थल बन गया वो स्थान। तो वहां पर से कई सारे लोग आए। कई सारे शरणार्थियों के लिए शरणार्थी शिविरों को बनाना भारत की सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उसके साथ ही एक और साथ चुनौती भारत की सरकार के पास थी कि भारत की सरकार को भारत का संविधान भी बनाना था। तो इन कठिन परिस्थितियों में भारत का संविधान भी बना और आज वह संविधान भारत के लोगों के लिए एक अचूक हथियार की तरह है। ठीक है, उस समय की कुछ बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि भाई उस समय कौन कौन सी समस्याएं थी, और उस समय की कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भाई 14 अगस्त
कि मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हो चुका था, यानी कि 15 अगस्त हो चुके थे। सॉरी। तो 14 अगस्त 1947 भारत की संविधान सभा में बैठक चल रही थी। उस समय बैठक थी 14 अगस्त की शाम को ही संविधान सभा की बैठक की प्रारंभ हो चुकी थी, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। और 15 अगस्त को यानी कि 14 अगस्त की मध्यरात्रि में एक भाषण दिया गया था। और ये जो भाषण है किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था भारत के उस समय के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह भाषण दिया गया था। और उन्होंने इसमें इस बात का उल्लेख किया था कि भारत जो कि आज हमारे पास है और जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है, वह गुलामी व आज़ादी हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। उसके लिए कई लोगों ने अपने प्राणों को खो दिया है। और वर्तमान में भी जिस प्रकार की हिंसा भारत में हो रही है वह जल्द से जल्द रुके। और हम आज ये प्रतिज्ञा करते हैं संविधान सभा में कि हम भारत को एक अच्छे स्थान पर लेके जाएंगे। ये इस तरीके की कोई स्पीच थी। जो मैंने वर्ड बोले वो सेम टू सेम वर्ड नहीं थे, इस तरीके का कुछ स्पीच थी। और ये जो स्पीच थी, ये जो भाषण था, इसे नाम दिया गया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या नाम दिया गया था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यानी कि हिंदी में अगर इसे बोले तो हिंदी में होगा भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि अगर इसका हिंदी में मतलब देखें तो भाग्यवधु का मतलब है कि जो भारत का अच्छा भाग्य है, यानी कि जो भारत रूपी जो नया भाग्य है वो से चिर प्रतीक्षित, यानी कि बहुत दिनों से जिस चीज की प्रतीक्षा की जा रही थी, यानी कि भाग्यवधु यानी जिस आजादी की प्रतीक्षा की जा रही थी, इसे आजादी के तौर पर लिया गया है। आजादी का मतलब है भाग्यवधु। आजादी से चिर प्रतीक्षित यानी कि बहुत दिनों से जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी आ चुकी है। तो यह भाषण दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, उस समय भाषण दिया गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाई भारत में उस समय कौन कौन सी समस्याएं थी। भाषण भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो होगी हमारी पहली समस्या। अब आपकी बुक में यहाँ के बाद विभाजन के बारे में है, विभाजन को समझना, विभाजन के बारे में चीज़ें हैं, उन्हें हम लोग अगले जो वीडियो होगी उसमें चर्चा करेंगे। वह पूरी वीडियो विभाजन के ऊपर केंद्रित होगी। अभी हम लोग हमारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में ध्यान दे लेते हैं, वह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि विभाजन का टॉपिक इतना बड़ा है, इतना विस्तार है कि उसमें पूरा होने में एक वीडियो का समय लेगा। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हमारी जो पहली समस्या है, जिसे हम लोगों ने कहा कि भाई रियासतों को एकीकरण करना, उसके बारे में जानकारी दी गई है। किसके बारे में? रियासतों के एकीकरण के बारे में। ठीक है, अब ये रियासतों का एकीकरण जो किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? हम सभी जानते हैं, भारत के लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है, भारत का विस्मार्क जिन्हें कहा जाता है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जो गृह मंत्री थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने थे, वो थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, रियासतों के एकीकरण का जो कार्य है वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा एकीकरण वाया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनकी मैंने सारी उपाधियां आपको बताई। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, भारत के गृह मंत्री भी थे। ठीक है, तो इनके द्वारा रियासतों का एकीकरण किया गया। अब रियासती मतलब एकीकरण का जो विलय पत्र था, यानी कि जो विलय का पत्र था जिसके आधार पर जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे, वो विलय पत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहलाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाता है ये जो विलय पत्र है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि भाई उस समय क्या स्थिति थी भारत की, विलय किस प्रकार से किया जा रहा था, तो अगर हम लोग बात करें कि भाई साहब उस समय भारत में रियासतें जो थी, सॉरी इससे पहले एक चीज और को समझना है
तो उस समय का जो हमारा भारत था वो कुछ इस प्रकार से दिखता था। देखिए आप लोग, कुछ इस प्रकार से हमारा उस समय का भारत जो था वो दिखता था, आजाद भारत की अगर हम लोग बात करें तो। सॉरी, ये भारत का मैप थोड़ा सा ऐसा ही है। ठीक है, उस समय हमारा आजाद भारत कुछ इस प्रकार से दिखता था। ठीक है, तो इसमें जो एक तिहाई हिस्सा था, यानी कि इस पूरे भारत का जो एक तिहाई हिस्सा था वो थे देसी रजवाड़े, यानी कि कह सकते हैं देसी रियासतें। देसी रियासतें एक तिहाई हिस्सा था। अब जो एक तिहाई हिस्सा है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, यानी कि कुछ रियासतें तो इतनी बड़ी हैं कि वो विश्व के एक देश के बराबर हैं, और कुछ रियासतें इतनी छोटी हैं कि वहां की जनसंख्या को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए तो गिन सकते हैं। तो इतनी बड़ी और इतनी छोटी छोटी रियासतें भारत में थी, और उन सभी को एक करना भारत के गृह मंत्री का, यानी कि वल्लभ भाई पटेल ने ये कार्य किया था। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि भाई उस समय किस प्रकार की थी, तो उस समय 565 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 565 देशी रियासतें थी। इन 565 देशी रियासतों को हमें मिलाना था। अब ये जो संख्या है 565, ये कहीं पर आपको अलग अलग भी दिखेगी। इस 565 की जनसंख्या का जो हम लोगों ने स्रोत लिया है, जो सोर्स है, वो है क्लास 12 एनसीईआरटी। जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती हैं उनमें भी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उन्हें प्रेफरेंस माना जाता है, और वहां पर 565 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने 565 की बात कही है। ठीक है, अब इस तरीके से सारे काम हुए, और उस समय कई ऐसी रियासतें थी जिन्होंने विलय में मिलने से मना कर दिया था। उनमें रियासतें थी, पहली रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद। क्या नाम था उसका? हैदराबाद। फिर था मणिपुर, कश्मीर और जूनागढ़। इन सभी रियासतों ने भारत विलय में मिलने से मना कर दिया था, और कुछ रियासतों ने तो कहा था कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे। भारत ने पहले तो उनकी बात को मान लिया कि भाई ठीक है आप स्वतंत्र रह सकते हैं, परंतु बाद में भारत ने उन्हें, जब वे भारत विरोधी गतिविधि करते हुए पाए गए, तो भारत ने उन्हें अपने में मिलाने की भरसक कोशिश की और उन्हें अपने में मिला लिया था। तो इस प्रकार से जो भारत में मिलने का जो सिलसिला है वो इस प्रकार से हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इन रियासतों की एक ही कारण इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे आने वाली वीडियो में हम इनके बारे में पहले इस विलय के बारे में समझेंगे, उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग विभाजन को समझेंगे, उसके बाद जो चौथा पार्ट होगा उसमें हम लोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आई होप आपको ये जो फ्रेमवर्क मैंने बताया है ये समझ में आया होगा, और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फायदा हो सके। और आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।